हाय एवरीवन, आज मैं आ गई हूँ फ्लैट 42 का पार्ट 4 लेके। अगर अभी तक आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी इस वीडियो को पॉज करो एंड उसे देखो। मेरे चैनल पे है, प्लस मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दोनों में पार्ट 1, 2 एंड 3 को मेंशन कर दिया है। सो डू चेक देम आउट, उसके बाद आप इस स्टोरी पे आइए। राइट, सो लेट्स डाइव इनटू पार्ट 4। मैं बिल्कुल शॉक में थी उस चीज़ को देखकर, उसे देखकर। पूनम के चेहरे पे गिल्ट था और अब जब मुझे सच पता था मैं वो देख सकती थी। वो क्रीचर बिल्कुल वैसा ही था जैसा इकबाल ने बताया था, बस उसके बालों का रंग वेवी ब्राउन था और उसकी छोटी सी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ये घिनौनी सी चीज़ लैला थी। ये था तरीका जिससे पूनम ने उसे वापस लाया था और यही एक तरीका था जिससे मैं अर्जुन को कभी दोबारा देख सकती थी। लेकिन ये रिस्क मैं कभी नहीं लेने वाली थी। इतने दिनों तक डिसबिलीफ में रहने के बाद फाइनली रियलिटी ने मुझे ऐसे ठोकर मारी जैसे किसी ने पत्थर का पहाड़ मुझ पर गिरा दिया हो। अर्जुन मर चुका था और अब कभी वापस नहीं आने वाला था। तुमने ये क्यों किया? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ हॉरर से कांप रही थी। पूनम ने मेरी तरफ हैरानी से देखा, जैसे अपना शेम छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैं ये नहीं चाहती थी। अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरा इरादा था तो तुम मुझसे भी ज़्यादा सिक हो। मुझे सिर्फ अपनी पोती चाहिए थी। जब वो मरी तो उसी दिन मेरा भी एक पार्ट मर गया उसके साथ। मेरे बेटे ने मुझे दोष दिया, उसकी वाइफ ने भी, और चाहे विनोद ने कभी कुछ कहा नहीं हो लेकिन उसकी आंखों में वो मैं देख सकती थी। मैं ही जिद कर रही थी कि वो यहाँ रहे। मैं उसके साथ और वक्त बिताना चाहती थी। मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी इस फ्लैट के अजीबोगरीब मामलों को संभालने में। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही होगी, पर मैं कसम खा के कहती हूँ मुझे उसके स्लीप वॉकिंग के बारे में उस वक्त कुछ भी पता नहीं था और जब तक पता चला तब तक देर हो चुकी थी। जब हम यहाँ आए तब मेरे बेटे ने घर छोड़ दिया था अपनी वाइफ के साथ शिफ्ट होने के लिए। वो मेरा सबसे छोटा बेटा था, तीसरे नंबर पे, और लास्ट था जिसने घर छोड़ा था। हमने ये छोटी सी जगह ले ली 2 लोगों के लिए। उसे तो पता भी नहीं था कि उसने अपनी बेटी को किस डेंजर में भेज दिया है। जब वो हादसा हुआ, ये सब उस फायर के कुछ साल बाद की बात है। क्रीचर्स के मामले ठंडे पड़ चुके थे। हमने लिफ्ट वाले मॉन्स्टर के साथ डील कर ली थी और जो लोग जले हुए फ्लैट में रहते थे वो भी एक नॉर्मल हिस्सेदार बन गए थे, जैसे और किसी फ्लैट में होता है। मुझे लगा वो सेफ होगी। पूनम रुक गई। उसने उस म्यूटेटेड छोटी सी लड़की को उस केज में लंबे वक्त तक देखा। वो क्रीचर सिर्फ हल्के से हिला। जवाब में उसने अपने 4 लेयर के दांत दिखाए और एक हल्का सा हिस निकाला। पर तुमने ये सब किया कैसे? मैंने उसे बीच में रोक दिया, इस बार ज़्यादा अर्जेंसी के साथ। मैं रैट लैला को बिलीफ में देख रही थी। मुझे उससे जवाब चाहिए थे और जल्दी। मैं उस शेड में 1 सेकेंड भी और ज़्यादा नहीं बिताना चाहती थी। माली ने मेरी मदद की थी, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। माली? वो द फक इज़ माली? मेरी फ्रस्ट्रेशन हर नए कन्फ्यूजन के साथ बढ़ती जा रही थी। क्या ये कोई नया खतरा था जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी? मैंने अपने नोट में उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि उसको गए हुए 20 साल हो चुके हैं। तुम्हारे लिए उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तो चिंता मत करो। उसने जो किया वो सब पास्ट का हिस्सा है। जब लैला गायब हुई थी उस टाइम पर काउंसिल ने पड़ोस में नए टावर ब्लॉक के लिए प्लानिंग परमिशन ले लिया था, लेकिन उससे पहले वो ज़मीन जहां अब वो नया बिल्डिंग बना, एक शेयर्ड गार्डन होती थी हमारे और अगले टावर ब्लॉक के बीच। उस गार्डन का रेगुलर माली था दीपक। तुम उसे अक्सर सामने से फूलों की क्यारियों में काम करते देखते। दीपक पहला आदमी था जिससे मैं मिली थी जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी। जैसे मैंने कहा, सब कुछ मुझे खुद ही समझना था। पहली बार जब वो विंडो क्लीनर मेरी बालकनी में आया तो नेचुरली मैं दरवाज़ा खोलने गई, उसे अंदर बुलाने और चाय ऑफर करने के लिए। जैसे ही मैंने बालकनी का हैंडल दबाया तभी फ्रंट डोर पे नॉक हुआ। मैंने क्लीनर को हाथ से इशारा किया कि 1 मिनट रुको, मैं डोर खोल के आती हूँ। वहाँ दीपक खड़ा था। उसने मुझे रोका और कहा, उस आदमी को अंदर मत आने देना, तुम एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हो। मुझे लगा वो पागल है। मैंने उसे कहा भी,
थोड़ी देर तक बहस के बाद मैं किचन गई केटल रिबॉयल करने और क्लीनर को बुलाने। तभी दीपक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और ज़ोर से चिल्लाया, बाहर देखो। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई आदमी नहीं था, एक मॉन्स्टर था। वो लंबा था, इम्पॉसिबल तरीके से पतला, जैसे हड्डियों से भी ज़्यादा पतला हो। उसकी स्किन ग्रे थी, जैसे किसी ने खींच कर चिपका दिया हो हड्डियों पर। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा अंदर थी जैसे किसी गहरी काली गुफा में घुस रहे हो। उसके मुंह से लार टपक रही थी और मेरे बालकनी के फ्लोर पर गिर रही थी। कुछ तो डोर के ग्लास पे नीचे की तरफ से बह रही थी। मैं चीखने वाली थी, पर जैसे ही मैंने मुंह खोला दीपक ने मेरा हाथ छोड़ दिया और वो मॉन्स्टर गायब हो गया। वापस वही स्माइली फ्रेंडली आदमी खड़ा था और बोल रहा था, चाय मिलेगी क्या, जब तक मैं विंडो साफ कर रहा हूँ। मुझे समझने में 1 मिनट लगा, पर मैं जानती थी कि मैंने क्या देखा। वो ही था असली विंडो क्लीनर। उसके बाद मैंने कभी जानबूझकर उसके लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं की। उस दिन दीपक ज़्यादा देर नहीं रुका। उसने मुझे नहीं बताया कि विंडो क्लीनर है क्या, या वो हर कुछ दिन में क्यों आता है। उसने कुछ भी नहीं बताया बाकी अजीब चीज़ों के बारे में, जैसे कि वो उन सब चीज़ों का ही एक हिस्सा था, पर अलग। उसने कहा था, मैं हमेशा यही हूँ तुम्हें जब ज़रूरत हो। जैसे मैं फूलों का ध्यान रखता हूँ वैसे ही लोगों का भी। सालों तक वो कभी कभार ही दिखा। उसने क्रिएचर्स के साथ एक डील फाइनल करने में हेल्प की। जब वो पड़ोस वाले लोग फायर में मरे तब गार्डन में उनके लिए एक स्पेशल डिस्प्ले बना, और जब कैट्स आए तो इंश्योर किया कि कोई पॉइजनस प्लांट ना हो। विनोद को किसी इम्पोस्टर से बचाया जब वो डोर पे आया था। वो एक ब्लेसिंग सा था रेसिडेंट्स के लिए, मददगार, फ्रेंडली, कभी हल्का फुल्का एडवाइस, कभी कोई यूनिक सॉल्यूशन। ट्रस्ट करने लायक इंसान था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब नए ब्लॉक के लिए परमिशन मिल गई। उसे पता था उसका गार्डन ख़त्म होने वाला है। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा और बिटर हो गया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, स्पेशली जब मेरी ज़िंदगी बिखरी। जब लैला मरी तो मैं टूट गई थी। गार्डन के बेंच पर बैठी रो रही थी जब दीपक वापस आया। उसने मुझे ऑफ़र दिया कि गार्डन का यूज़ करके मैं उसे वापस ला सकती हूँ। मैं उस पर चिल्लाई, बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था लैला के लिए। उसने कहा वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि लैला ने रूल तोड़ दिया था और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उन क्रीचर्स को अलाउड था वो करना, लेकिन वो मदद करना चाहता था। मैं जानती थी उसकी मजबूरी, पर मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। मैं इतनी गुस्से में थी कि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और उसकी नई नई प्लांट की गई क्यारियों पर पैर रखकर कुचल दिया। मैं गुस्से में थी और दुखी थी। रोते रोते मैं वहीं गिर गई। दीपक ने मुझे संभालने की कोशिश की, पर उसका ध्यान उसकी गार्डन पे था। उसने कहा, मैं तुम्हारे लॉस के लिए सॉरी हूँ, पर तुम्हें मेरे फ्लावर बेड को अटैक नहीं करना चाहिए था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा रहा हूँ, तो तुम्हें भी मेरे साथ अच्छा ही रहना चाहिए। मैं एकदम से फट पड़ी। ये सब मैटर ही क्या करता है जब कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें बुलडोज होने वाली हैं। उसने जैसे ही ये सुना वो हिल गया, हल्का सा ट्विच किया और फिर वो भी फट पड़ा। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना गुस्सा मुझ पे निकालो। अगर तुम इतनी ही डेस्परेट हो लैला को वापस पाने के लिए, तो मैं एक तरीका जानता हूँ, पर यह खतरनाक है। मैं गिड़गिड़ाई, कुछ भी करूँगी, कुछ भी। उसने कहा, सिंपल है, लिफ्ट में जाओ, क्रीचर्स को कुछ खिलाओ और उनके फ्रेंजी के वक्त बार बार एक मंत्र बोलो, रेवर्टिट्योर मॉर्ट्यूरिस। उसने बोला, कोई गारंटी नहीं है, वो तुम्हारे बोन्स को चबाने लगे और शायद तुम एक शब्द भी पूरा ना बोल पाओ, पर अगर सफल हुई तो लैला वापस आ जाएगी। और हाँ, मैं सफल रही। जब मैंने रिचुअल किया तो एक भी क्रीचर वहाँ नहीं था, पर मुझे लगा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो तुरंत नहीं आए। पर कुछ दिन बाद वो मेरे घर में इधर उधर भागती मिली। उसने डोडो के कान का एक टुकड़ा चबा लिया था। मैं उसे मारने ही वाली थी, पर जैसे ही मैंने फाइनल अटैक करना चाहा, मैंने उसकी आंखों में देखा वो लैला ही थी। उसके बाद मैंने दीपक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक काम शुरू हो चुका था। उसके गार्डन का नामो निशान नहीं बचा था और ना ही दीपक का। तब से किसी ने उसे नहीं देखा। समझ रही हो ना किरण, उस बिल्डिंग में कुछ भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। हमेशा होशियार रहना पड़ता है।
तब से मैंने उसे ऐसे ही रखा है। तुम्हें लग रहा होगा कि शायद मैं पागल हूँ, लेकिन मैं अपनी खुद की पोती को मार नहीं सकती थी। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। पूनम ने एक गहरी सांस ली और मुझे शेड से बाहर ले आई। उसने शेड का दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा दिया अपने सबसे डरावने राज पर। मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। इतनी सारी बातें एक साथ हजम करना मुश्किल था, और जो कुछ सुना था उसके बाद मेरे हस्बैंड के लिए असली गम दिल में उतर गया था। मेरी हर उम्मीद टूट चुकी थी। मैं पूनम मेहरा की तरफ एक और पल भी नहीं देख सकती थी। मैंने कुछ बहाने बनाए और निकल गई। उदास सी बस में बैठकर वापस उस टावर ब्लॉक की तरफ चली गई जिसमें रहने के लिए मैं कभी एक्साइटेड थी। घर लौटने तक दोपहर बीत चुका था। स्टेयर्स या लिफ्ट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन अपीलिंग नहीं था, लेकिन मैंने स्टेयर्स चुनी। मुझे लगता है मैं 11 फ्लोर चढ़ गई थी, लेकिन फाइनली 6 फ्लोर के बाद अपने फ्लैट तक पहुंच गई। मैं सीधे फ्लोर पे बिछे हुए मैट्रेस पर गिर गई और अर्जुन के लिए रोने लगी। इतना रोया कि गला ड्राई और छिल गया। हर सांस के साथ पेट में क्रैम्प्स आने लगे। मैं रोते रोते ही सो गई। शायद मेरा दिमाग और बॉडी दोनों थक गए थे और आराम की ज़रूरत थी। जब आँख खुली तो रात के 10 बज रहे थे। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, सिर हाथों में दबा लिया। मेरा पूरा जीवन बिखर चुका था और मैं इस बात को जानती थी। मैं बहुत कुछ सोचती रही, क्यों सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है। मैं सोशल मीडिया पे नैना के बारे में कुछ अपडेट्स ढूंढती रही, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अर्जुन अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी उन्हें चिंता होने में। हर बात दिमाग में घूमती रही, बढ़ती रही। ये सब अकेले झेलना मुझे तोड़ रहा था। मैंने कुछ ऐसा करने का सोचा जो मैं नॉर्मली नहीं करती। मैं नीचे गई और फ्लैट 26 का दरवाज़ा नॉक किया। टीना ने दरवाज़ा खोला। उसके बॉब कट हेयर थोड़े बिखर गए थे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और उसकी सांस से वाइन की स्मेल आ रही थी। आर यू ओके किरण? उसने चिंता भरी नज़र से पूछा। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो इतनी अनऑर्गेनाइज लग रही थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं मदद के लिए आई हूँ। मैं ठीक हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। मैं जानती हूँ मैं आपको नहीं जानती, बस मैं बोल नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूनम ने मुझे कॉल किया था, उसने सब कुछ बताया। तुम्हारे हस्बैंड के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। काश मैं उससे मिल पाती। टीना ने उसी ममता भरे लुक से मुझे देखा जैसे माँ देखती है। चाय लोगी या कुछ और स्ट्रॉन्ग? 1 कप कॉफ़ी मिलेगी प्लीज़, मैं धीरे से बोली और लिविंग रूम में घुस गई। उसका सोफ़ा कम्फी था। मुझे मेरे माँ के घर की याद आ गई जब सब कुछ नॉर्मल था। टीना किचन की तरफ चली गई, थोड़ा लड़खड़ाते हुए। सोफ़ा से मुझे किचन दिख रहा था और उस काउंटर पे रखी वाइन की खाली बॉटल भी, जिस वजह से शायद वो लड़खड़ा रही थी। जैसे ही उसने केटल ऑन की, अंदर से ज़ोर का क्रैश आया। मैं डर के मारे उछल गई। टीना ने हल्की सी खांसी की, जैसे वो शोर को छुपाना चाह रही हो। 1 मिनट प्लीज़, उसने कहा थोड़ा घबराहट भरे अंदाज में, और बेडरूम वाले हॉलवे में चली गई। फिर एक और क्रैश, कुछ खांसी और कुछ समझ में ना आने वाली चीख पुकार। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया और टीना वापस आई। सॉरी किड्स, यू नो, उसने कैजुअल टोन में कहा। मैं अदिति और आदित्य को लगभग भूल ही गई थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और उसके चेहरे की थकान से लग रहा था कि हर रात ऐसी ही होती है। मैं सिर्फ हाँ में सर हिला पाई। मुझ में और कुछ कहने की ताकत नहीं थी। शायद उसने समझ लिया कि मुझे बस वहीं बैठने देना सही है। उसने कॉफ़ी कंप्लीट की और मेरे सामने रख दी, साथ में बिस्किट्स। मैंने दिनों से कुछ ठीक से नहीं खाया था। मुझे सच में शुगर की ज़रूरत थी। और तब पता चला कि मैं और टीना काफ़ी अच्छे से जमते हैं। हमारे मूवीज़, म्यूज़िक और फूड का टेस्ट भी मिलता जुलता था, एज डिफरेंस के बावजूद। हमने 1 घंटे तक रैंडम नॉर्मल बातें की। मैडनेस से थोड़ा ब्रेक लेना अच्छा लगा। ट्विंस के क्रैशिंग नॉइज़ की भी अब आदत हो गई थी। मैं कुछ दफ़ा हंसी भी। भूल ही गई थी ये फीलिंग कैसी होती है। लेकिन वो ब्रेक ज़्यादा देर तक नहीं चला। अगली आवाज़ पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से आई और उसके तुरंत बाद 2 छोटे बच्चे लिविंग रूम में दौड़ते हुए आए, अपनी माँ के बाहों में छुप गए। मैं 1 सेकंड के लिए शॉक में थी। अदिति और आदित्य पजामा में थे। वो अब भी क्यूट बच्चे लग रहे थे जो हॉलवे में मिले थे, लेकिन अब कुछ अलग था।
उनकी पपी डॉग जैसे ब्राउन आँखों की जगह गहरी काली खाली जगह थी, वैसे ही जैसे मैंने पूनम के डिस्क्रिप्शन में सुना था विंडो क्लीनर के बारे में। और उनके हाथों की उंगलियों से नुकीले पंजे निकल रहे थे नाखून की जगह। मैं उनके नए रूप पे हॉरर फील करने का वक्त भी नहीं ले पाई। टीना ने उन्हें अपनी बाहों में कस लिया। बताओ क्या हुआ? टीना ने पूछा। उसके चेहरे से पूरा रंग चला गया। बच्चे सिर्फ चीखते रहे और उन अंधेरी आंखों को अपनी माँ के कंधे में छुपा लिया। इतनी डरावनी शक्ल के बावजूद ये बस दो डरे हुए छोटे बच्चे थे। ये दिन ऑलरेडी इतना लंबा और ट्रॉमेटिक था कि मुझे लगा कि मेरा नाइटमेयर ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तो शुरुआत थी। अदिति ने अपनी माँ के कंधे में चीखते हुए बोला, मम्मी हम सॉरी हैं, हमें नहीं पता था वो अंदर आ जाएंगे, हम बस मजाक कर रहे थे। श्श, वो आ रहे हैं, आदित्य ने भी वैसे ही डरे हुए टोन में कहा। क्या? तुमने क्या किया? टीना ने पूछा। उसका चेहरा और भी सफ़ेद पड़ गया। बच्चे जवाब भी नहीं दे पाए थे और उसके तुरंत बाद मैंने उन्हें देखा। लिविंग रूम के दरवाजे पे खड़े थे करीब 10 लोग। सबके सब बिल्कुल एवरेज दिख रहे थे, ना कोई एक्सप्रेशन, ना गुस्सा, ना खुशी, बिल्कुल प्लेन कपड़ों में। और मुझे किसी स्केच आर्टिस्ट को डिस्क्राइब करना होता तो मैं शायद किसी एक का चेहरा भी याद नहीं रख पाती। एक भी खासियत नहीं थी उनमें। और मैं उस भीड़ को देखते रही और उस भीड़ में मुझे वक्त लगा ये पहचानने में कि एक आंखें मुझे घूर रही थी, नताशा की।